तो फिल्म की शुरुआत एक बेसबॉल कोर्ट से होती है, जहां सीटी की आवाज गूंजते ही गेम स्टार्ट हो जाती है। वुल्व्स की टीम पहले तो मुश्किल में आती है, पर खैर आखिरी सेकंड में ये लोग कम बैक करते हैं। कोच के कहने पर डीन बॉल मेसन को देता है और मेसन आखिरी विनिंग शॉट मारता है, पर बॉल को फेंकते हुए उसे उसी वक्त लोगों के दरमियान में एक भयानक काला साया खड़ा हुआ नजर आया। वो एक एंटिटी थी, कोई इंसान नहीं था, जिसे देखकर मेसन घबरा जाता है और भागकर एक लॉकर रूम में आते हुए एक पुराना बॉक्स निकालकर उसे फौरन से तोड़ देता है। न जाने ये क्या था, पर इसे तोड़कर उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई थी। जब बाकी टीम आती है तो उनको सब नॉर्मल लगता है और ये लोग अपने जीतने की खुशी में पार्टी करने लगते हैं। लेकिन बाद में जब मेसन शॉवर ले रहा होता है तो नाली से एक काला धुआं निकलकर उसी भयानक एंटिटी की शक्ल ले लेता है, जिसे उसने बास्केटबॉल कोर्ट में भी देखा था। इस टाइम वो जल रहा था किसी कोयले की तरह। पहले वो हाथ बढ़ाकर मेसन का गला दबाने लगता है और फिर उसके मुंह के अंदर अपना जलता हुआ पंच मारकर उसे जिंदा जला देता है। वो जलते हुए वॉशरूम से बाहर निकल आया था। उसके दोस्त उसे देख रहे थे पर उसे बचा नहीं पाए और वो जिंदा जलकर मारा गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक नए कैरेक्टर क्रिस को न्यू स्टूडेंट के तौर पर उसी स्कूल में देखते हैं। उसके आते ही वो नोट करती है कि यहाँ का हर बच्चा उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। यहाँ पर उसे मेसन का ही लॉकर दिया जाता है, जिसे खोलने पर अंदर उसे वही इंटेक पीस नजर आया था जिसे मेसन तोड़ चुका था। जबकि तभी यहाँ मेसन के दोस्त आकर उससे लड़ने लग जाते हैं। उनका कहना था कि तुम ये लॉकर इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारे दोस्त का था। ये लोग यहाँ पर उसका मजाक भी बनाते हैं, पर तभी यहाँ एली नाम की एक लड़की आकर उसका साथ देने लगते हैं और ये बुली ग्रुप इस बात से चिढ़कर और ज्यादा क्रिस को छेड़ने लग जाता है। क्रिस को भी गुस्सा आता है और वो एक लड़के को मार देते हैं। उसी टाइम यहाँ से जो टीचर गुजर रहे थे वो ये सब देख लेते हैं। क्रिस को तो स्कूल में आते ही डिटेंशन मिल जाती, पर एली इस मर्तबा भी क्रिस का साथ देते हैं और टीचर को सारी बात सच बताती है, जिसकी वजह से बाकी सब बच्चों को स्कूल से डिटेंशन मिल जाती है, सजा मिल जाती है और ये सब क्रिस की जान छोड़ देते हैं। इसके बावजूद भी क्रिस एली का शुक्रिया नहीं करती, उल्टा उसे ये कहती है कि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए था। और फिर बेचारी एली भी उदास होकर यहाँ से चले जाते हैं। अब क्रिस वहाँ पर अकेली ही खड़ी थी। वो अब अपने कैबिन में से वही इनटेक बॉक्स निकालती है। उसे खोलने पर वो एक मर्तबा डर गई थी। इसके अंदर एक छोटे से बच्चे का स्कल यानी खोपड़ी थी, पर जैसे ही उसने उस स्कल को निकाला तो उसे पता चला ये असल खोपड़ी नहीं है, ये असल में एक सीटी है जिसे खोपड़ी की शक्ल में बनाया गया है। वो जब इस विसल को गौर से देख रही थी तब उसे इस विसल में से अजीब भयानक आवाजें भी आने लगी, पर उसने इन सारी आवाजों को इग्नोर कर दिया। उसने इस सिटी को बचाने का सोचा, पर अचानक स्कूल बेल हुई और उसने वो सिटी बचाई नहीं और अब उस इंटेक पीस को अपने बैग में रखे हुए वो क्लास में आ गई, जहाँ बैग उसके नीचे रखते ही वो इंटेक पीस उसके बैग से गिर गया और एक लड़के ने उसकी शिकायत लगा दी कि देखिए सर, ये अजीबोगरीब चीजें लेकर आई है। वे शराफत से उठी और उसने ये इंटेक पीस सर को दे दिया और बताया कि मुझे ये अपने लॉकर में से मिला है। इस इंटेक पीस को देखकर प्रोफेसर भी काफी हैरान हुए थे। अब वो इसको एग्जामिन करने लग जाते हैं और सारे बच्चे उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर पता चलता है कि उस पर लिखा हुआ था कुछ, वो लफ्ज थे काबा पिक्सन। एक लड़की फौरन उसे गूगल पर सर्च करती है और बताती है कि इसका मतलब है डेथ समन, यानी मरे हुए लोगों को बुलाना। अब प्रोफेसर इन सबसे कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी स्कूल की है और इसे अब मैं रख लेता हूँ। जिसके बाद ये सारे बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं और फिर जब प्रोफेसर इस इंटेक पीस की कीमत लैपटॉप पर चेक करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये पीस हजारों डॉलर्स का था। अब ये लोग स्कूल से तो बाहर आ चुके थे, लेकिन तभी रे को रियलाइज होता है कि उसकी बुक तो क्लास में ही रह गई है। वो लेने के लिए वापस जब जाता है तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। प्रोफेसर उस सिटी को बचाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि ये सिटी काम करती भी है या नहीं। जैसे ही वो सिटी बचाते हैं तो उसकी भयानक आवाज से यहाँ के शीशे तक टूट जाते हैं। प्रोफेसर ये नहीं समझ पाए थे कि ये सब इस सिटी के असर से हुआ है। उन्हें लगा कि बाहर वैसे ही कोई चीज टूटी है। वो जब ये देखने के लिए बाहर गए तो इसी टाइम रे अंदर आ गया। अपनी बुक उठाते हुए उसकी नजर भी उसी सिटी पर पड़ गई। वो जब सिटी को देखने के लिए टेबल के करीब गया तो उसकी नजर लैपटॉप स्क्रीन पर भी पड़ी। ये देखकर तो वो भी शौक था कि इस इतनी सी सिटी की कीमत हजारों डॉलर थी। खैर रे अब क्लास से बाहर निकल जाता है और हम बाहर देखते हैं कि इस टाइम क्रिस के साथ एक लड़का खड़ा हुआ था जो अपने आप को वैसे तो एक प्रीस्ट बताता है, लेकिन उसी टाइम वो क्रिस को ड्रग्स भी ऑफर करता है। ये देखते हुए रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रे उसे मारने लग जाता है, पर नोआ उसे चाकू दिखाते हुए बड़ी आसानी से अपने आप को छुड़वा भी लेता है। क्रिस अब जब रे से इस लड़के के बारे में पूछती है
तो वो बताता है कि सारे बड़े लोगों की नजर में वो एक बहुत अच्छा प्रीस्ट है, पर असल में वो एक ड्रग डीलर है। बच्चों को बाइबल पढ़ाने के नाम पे वो चर्च में लेकर जाता है और वहाँ उन्हें ड्रग करता है। तुम प्लीज इससे बचकर रहना। दूसरी तरफ क्लास के अंदर जब प्रोफेसर वापस आकर उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें अंदर वो विसल नहीं मिलती। असल में वो विसल रे चुरा कर ले गया था, जो शाम को वो अपनी पार्टी में सब बच्चों को दिखाता भी है। शाम तक बेचारे प्रोफेसर स्कूल में उस विसल को ढूंढते रह जाते हैं। इस टाइम स्कूल में बस एक ही आदमी था जो स्कूल की सफाई कर रहा था, लेकिन उसके अलावा भी प्रोफेसर को स्कूल में अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। इसीलिए जब वो बाहर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें गैलरी में एक अजीब एंटिटी दिखाई देती है जो लंगड़ाते हुए चल रही थी और उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि प्रोफेसर पहचान पाते कि वो इंसान नहीं है, पीछे से वो पीएन आकर उन्हें अपनी तरफ बुलाता है और वापस देखने पर वो एंटिटी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर इन चीजों को इग्नोर करते हुए प्रोफेसर वापस क्लासरूम में चले जाते हैं और अब तो उन्हें वो एंटिटी बिल्कुल अपने सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ भी सोचते या यहाँ से भागते, वो एंटिटी बेदर्दी से उनके सीने को चीरते हुए अपने हाथ उनके सीने के अंदर स्टैब कर देती है और फिर उनके लंग्स को पकड़कर डुबा देती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर के मुंह से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है और उनकी वहीं पर बेदर्दी से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ अब हमें बच्चों की पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब ग्रेस के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। अब क्योंकि उसी ने सारी विसल के बारे में सर्च करते हुए प्रोफेसर को बताया था, तो वो कहती है, मुझे पता है ये विसल मुर्दों को जिंदा करने का काम करती है, क्यों ना हम भी ट्राई करें। ये सब एक एडवेंचर ही सही। उसकी बातें सुनकर क्रिस को काफी अजीब लगता है और वो यहाँ से जाने की बात करती है, पर एली उसे यहाँ रोक लेती है और ग्रेस उस विसल को बचा भी देती है। यहाँ पर सबको तो विसल बजने की आवाज आई थी, लेकिन एक लड़के को विसल के बजाय किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी थी और वो इस सब से बहुत ज्यादा डर चुका था। उसने जब ये बात सबको बताई तो सबने उसका मजाक बनाया और फिर क्रिस यहाँ से चली गई। अब घर पर क्रिस जब अपने कामों में बिजी थी, तभी अचानक उसे अपने घर के बाहर दरख्त पर कोई खड़ा हुआ नजर आता है। ठीक इसी टाइम पर रेपी उसके कमरे में कॉफी लेकर आता है। क्रिस जब उससे पूछती है, क्या तुम्हें सामने दरख्त पर कोई नजर आ रहा है, और खुद भी मुड़कर देखती है, तो पता चलता है कि वो एंटिटी वहाँ से गायब हो चुकी थी। सीन कट होकर दोबारा हम ग्रेस को उसके घर पर देखते हैं। असाइनमेंट बनाते हुए उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, पर वो इस सबको इग्नोर कर देती है, ये समझते हुए कि जरूर उसका भाई ही होगा। लेकिन वो थोड़ी डर भी चुकी थी। अब वो यहाँ से अंदर जाने का जब फैसला करती है तो अचानक ही कोई पीछे से उसके मुंह पर टच करता है। वो डर जाती है, पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर उसका भाई ही था, लेकिन उसका कद इतना बड़ा नहीं था कि वो उसके मुंह पर टच कर सके और वो उससे काफी दूर भी खड़ा हुआ था। लेकिन वो अपने आप को समझाने के लिए दोबारा यही सोचती है कि जरूर उसके भाई ने ही उसे टच किया होगा। लेकिन उसके अंदर जाते ही हम दोबारा उसके पीछे किसी इविल एंटिटी को देखते हैं। खैर, अब अगली सुबह हम इन सब को स्कूल में देखते हैं। स्कूल आकर इन्हें शॉकिंग न्यूज ये मिलती है कि इनके प्रोफेसर मर चुके थे, जिन्हें कल ये बिल्कुल ठीक देख कर गए थे। ये सब लोग मिलकर असेंबली में उनके लिए प्रे करने लगते हैं और तभी एली को अपने सामने वाली चेयर पर बैठी हुई लड़की बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करती हुई दिखाई देती है। उसका सर उल्टी तरफ मुड़ा हुआ था। एली ने पहले तो डर कर अपनी आंखें बंद की और जब इस बात को क्रिस को बताने का सोचा तो देखा कि वो सब उसका वहम था। ये लोग आपस में अपने साथ होने वाली इन छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करते हैं, जिस तरह रात को क्रिस का किसी एंटिटी को देखना और अब एली का। तो रे इन सारी चीजों को रिलेट करते हुए कहता है, देखो, हो सकता है कि मेसन यानी जो लड़का मरा था ये विसल उसी की हो और हमें उसी के घर पहुंचा देनी चाहिए। क्या पता किसी मरे हुए इंसान की चीज लेने की वजह से हमारे साथ ये सारे इंसिडेंट हो रहे हों। यही सोचते हुए अब क्रिस और एली मेसन के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें दरवाजा खुला हुआ मिलता है। अचानक से बहुत ही अजीब से तरीके से मेसन की मॉम इनके सामने आती है और इन्हें लेकर एक इंटेक रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर हर चीज इंटेक थी, हर चीज पुरानी थी। अब क्रिस मेसन की मॉम को वो विसल वापस करती है, लेकिन मेसन की मॉम ये लेने से मना कर देती है और कहती है कि ये कभी मेरी थी ही नहीं। वो अब इस विसल के बारे में एक भयानक सच ये बताती हैं कि इस विसल को कोई खरीद नहीं सकता। ये विसल खुद लोगों को ढूंढती है। पहले उसने मेरे मेसन को चुना और अब तुम्हें। क्रिस बताती है, अरे मैंने इसे नहीं बचाया, वो तो हमारी एक क्लास फेलो ने बचाया था। उसे लगता था कि इसे बचाने से मरे हुए लोग आ सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था डेथ समन। तो ये आंटी अब इन्हें इस बात का असल मतलब बताती हैं कि डेथ समन का मतलब किसी मरे हुए को बुलाना नहीं, बल्कि अपनी मौत को खुद बुलाना है। इनकी बातें इन दोनों लड़कियों को अजीब लग रही थी। अब वो आंटी बताती हैं कि हर इंसान की मौत का वक्त तय होता है, पर जो जो इस सीटी की आवाज सुनता है उसका मौत का वक्त पहले आ जाता है। और इससे भी शॉकिंग बात ये है कि मरने वाला उसी उम्र में जाकर मरता है
जितनी उम्र में असल में उसका मरना तय था। यानी अगर किसी की मौत 80 साल की उम्र में लिखी हुई थी तो वो इस सीटी को सुनने के बाद एकदम से उतनी ही उम्र का हो जाता, बूढ़ा हो जाता और तभी मरता। अब एली को लगने लगा था कि इन लेडी का तो दिमाग खराब है, पर क्रिस के जहन में इस टाइम मेसन की और उनके प्रोफेसर की मौत चल रही थी, जिनकी वजह अभी तक कोई जान नहीं पाया था। वो उनकी मौत का रीजन देखने के लिए अब हॉस्पिटल चली जाती है और किसी तरह वहाँ के रिकॉर्ड रूम में घुसने में भी कामयाब हो जाती है, जिसके बाद बहुत सी फाइल्स ढूंढने पर उन्हें सबसे पहले मेसन की फाइल मिल जाती है, जहाँ पर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और पोस्टमार्टम में साफ लिखा हुआ था कि ये किसी 40 साल के आदमी की डेड बॉडी है। इसका मतलब कि जो कुछ वो लेडी कह रही थी वो सच था। मेसन की मौत अगर 40 साल की उम्र में लिखी हुई थी तो वो उस टाइम एकदम से बूढ़ा होकर 40 साल का ही होकर मरा था। क्रिस अब काफी ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इस विसल की आवाज उसके साथ साथ उसके सभी दोस्तों ने सुनी है और सबके ऊपर अब खतरा मंडला रहा है। अब क्रिस और एली जैसे ही उस पार्टी में आते हैं जहाँ पर उसके बाकी सारे क्लास फेलोज थे, तभी वहाँ पर एक लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वो गुस्से में उसका नाक ही काट देती है, क्योंकि ये लड़का वही प्रीस्ट था जो सब बच्चों को ड्रग्स देता था। इसके बाद वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है ताकि वो अपने सारे क्लास फेलोज को देख सके, लेकिन उसे यहाँ पर ग्रेस कहीं नहीं नजर आती, जबकि ग्रेस को हमें एक मेज में यानी एक भूल भुलैया के अंदर दिखाया जाता है। वैसे ये मेज हॉरर थीम पर रखी गई थी, यानी यहाँ पर सब कुछ डरावना था, लेकिन ग्रेस के सामने तो सच में बहुत कुछ अजीब होने लगा। उसे यहाँ पर एक एंटिटी नजर आई जो बस फिर उसके पीछे ही पड़ गई। ग्रेस ने उससे बचकर भागने की बहुत कोशिश की, पर वो एंटिटी बार बार उसके पीछे आ रही थी। फिर उसने सोचा बस और नहीं, वो इससे लड़ेगी। वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक हथियार उस एंटिटी को मार देती है, लेकिन उस एंटिटी को कुछ होने के बजाय वो खुद ही बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो भागती है, लेकिन आगे का रास्ता भी बंद था। वो एक छोटी सी टनल से होकर गुजरने की कोशिश कर रही थी, तभी उस एंटिटी ने उसे पांव से पकड़ लिया। जैसे यहाँ हिम्मत नहीं आती, अपनी पूरी ताकत लगाती है और अपनी टांग छुड़वाते हुए इस अजीब सी टनल से आगे निकल आती है। फाइनली ग्रेस उस बेल तक पहुंच गई थी जो गेम को खत्म करने वाली बेल थी। इससे पहले कि वो बेल को बचाती है, ऊपर से लटकती हुई वो बूढ़ी औरत उसके मुंह को पकड़ लेती है और उसके मुंह से जैसे उसकी सारी ताकत को चूसते हुए वो उसे एक ही मिनट में बूढ़ा बना देती है। मरने से पहले ग्रेस मुश्किल से ही उस बेल को पकड़ पाती है और जब डीन यहाँ आता है तो उसकी मरी हुई बॉडी देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन जब वो उसकी शक्ल देखता है तो वो पहचान भी नहीं पाता कि ये ग्रेस ही थी। वो अब यहाँ से जा चुका था। उसे अब एली और क्रिस मिलते हैं स्कूल में आकर और उसे सब समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इनके ऊपर एक कर्ज है, क्योंकि उन्होंने उस विसल की आवाज सुनी थी, जिसकी वजह से इन्होंने मौत को खुद करीब बुला लिया है और अब ये लोग बूढ़े होकर मरेंगे। ये सारी बातें सुनकर डीन को यकीन नहीं हो रहा था। वो अभी सिर्फ 18 साल का था, कैसे मौत उसके पीछे बढ़ गई थी। अपने आप को ट्राम डाउन करने के लिए वो ड्रग करता है और अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ अब हमें रे को दिखाया जाता है। वो छत पर जब अकेला बैठा हुआ था तो अचानक उसके ऊपर खून की बारिश होने लगी, लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि ये बस उसकी हेलुसिनेशन थी। इन सारी चीजों से इन सबको समझ आ गई थी कि जो कुछ एली और क्रिस कह रहे थे वो सच था। इसीलिए अगले दिन वो सब मिलकर मेसन की मॉम से मिलने के लिए जाते हैं, जिनकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब है और वो मरने वाली है। वो बताती हैं कि मौत को वापस तो नहीं बेचा जा सकता, पर रास्ता उसका जरूर बदला जा सकता है, यानी मौत किसी और पर ट्रांसफर हो सकती है, कोई और उसे एज अ सैक्रिफाइस ले ले। अब ठीक इसी वक्त पर क्रिस शीशे के अंदर अपनी मौत देखती है, एक भयानक मौत जिससे वो डर जाती है, और उसी टाइम उसी शीशे के अंदर वो औरत भी देखती है और वो उसी टाइम मर जाती है। हर सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें डीन को दिखाया जाता है, जो इन सब की बातों पे अभी तक यकीन नहीं कर रहा था। वो परेशान हुआ जब न्यूज ऑन करता है तो वहाँ पर ग्रेस के ही मरने की न्यूज मिलती है और वो सदमे में चला जाता है, ये सोचते हुए कि वाकई क्रिस और बाकी जो दोस्त उसे समझाना चाह रहे थे वो सच था। ठीक इसी टाइम पर उसका दरवाजा खुलता है, वहाँ से एक डिमोनिक हाथ आया। ये इतना डरावना दिख रहा था कि एक मर्तबा को डीन डर गया। उसने उस दरवाजे को जोर से बंद रखने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो हाथ जख्मी हो गया और सारी जगह खून से भर गई। उसके बाद उसने उसी दरवाजे के आगे फर्नीचर रखकर उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था जो दरवाजे से आ जाए। वो एक एंटिटी थी, एक भूत था जो अब उसकी वार्डरोब से निकलता है और पीछे से उसकी बॉडी के अंदर हाथ स्टैप करते हुए उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। उसकी चीखें सुनकर यहाँ पर उसके पेरेंट्स आते हैं, जो उसका ये हाल देखकर डर जाते हैं और इसी तरह
डीन की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रे को अपनी मौत को चकमा देने का एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आता है। वो सोचता है कि नोवा जो कि एक बुरा इंसान है, उसे तो सोसाइटी में होना ही नहीं चाहिए। वो अपनी मौत को उसे ट्रांसफर करने का सोचते हुए उसका पीछा करता है और एक अकेले जगह उसे मिलकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन नोवा भी नोवा था, वो बड़ी आसानी से उसे ओवर पावर कर लेता है और उसके हाथ से गन ले लेता है और उसी को शूट करता है। पर असल में रे ने देख लिया था कि उसकी मौत गन शॉट से नहीं होगी, इसीलिए तो वो गन लेकर आया था। अब वो रे को पकड़ लेता है और अपना खून उस पर लगाते हुए अपनी मौत उस पर ट्रांसफर करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर क्रिस और एली आ जाते हैं। वो उसे रोकते हैं लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। इससे पहले कि वो अपनी मौत को ट्रांसफर कर पाता, उसी सेकंड उसकी मौत आ जाती है। पहले उसका बाजू बोटी बोटी होकर बिखर जाता है और फिर उसकी पूरी बॉडी क्रश होकर वो यहीं पर मारा जाता है। उसकी मौत ऐसी हुई थी कि जैसे वो किसी मशीन में या ट्रेन के नीचे जाकर कुचला गया हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ क्रिस और एली ही बचे थे। वो दोनों अब मौत को चकमा देने का प्लान बनाते हैं। एली के पास इस टाइम एक इंसुलिन किट थी। क्रिस एली से कहती है कि तुम ये सारे इंसुलिन मुझे लगा दो और फिर मुझे पानी में डुबाकर मार देना, और जब मेरी सांसें बंद होने लगे ठीक उसी टाइम तुम मुझे रिवाइव कर देना। इस तरह मौत को चकमा देकर शायद हम मौत से बच जाएं और फिर यही काम मैं तुम्हारे साथ करूंगी। अपना प्लान पूरा करने के लिए ये लोग इसी जगह का इस्तेमाल करते हैं और इंसुलिन लगाने के बाद पानी में डूबने से पहले क्रिस एक मर्तबा अपनी मौत को देखती भी है, लेकिन वो उससे डरती नहीं। एली उसे कई मर्तबा पानी में डुबाती है और जब वो देखती है कि क्रिस बिल्कुल मरने वाली है, तब वो उसे पानी से निकाल देती है और उसे रिवाइव करने की कोशिश करती है। उसे CPR देती है, यहाँ तक कि उसे बिजली के झटके भी देती है, पर अब कुछ भी नहीं हो रहा था। हमें क्रिस के हेलुसिनेशंस के अंदर उसे उसकी मौत से लड़ते हुए दिखाया जाता है। उसकी मौत बार बार उसे पानी के अंदर खींच रही थी, लेकिन क्रिस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी जहाँ से उसे एली की आवाजें आ रही थी। इस टाइम उसे एली के साथ बिताया हर पल याद आ रहा था और मौत उसे अभी भी नीचे की तरफ खींच रही थी। यहीं पर नोवा जो कि अब बेहोश पड़ा था, उसे भी होश आ चुका था। होश में आते ही वो इन तीनों को ढूंढने लग जाता है, इन तीनों को मारने के लिए, ये जाने बगैर कि उसका असली दुश्मन तो खुद ही मारा जा चुका है। अब वो शटर को तोड़कर यहीं आ जाता है जहाँ पर एली और क्रिस थे। वो यहाँ की लाइट को भी बंद कर देता है, जिससे वो इलेक्ट्रिक्यूटेड मशीन भी बंद हो जाती है, जिससे क्रिस को एली जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। इस टाइम एली को अपने सामने अपनी मौत भी नजर आ रही थी, पर वो हारती नहीं है। वो हिम्मत दिखाती है और अपने हाथों से क्रिस का सीना प्रेस करती रहती है। आखिर क्रिस को एली की आवाज आती है और थोड़ी सी रोशनी नजर आती है। अपने ख्वाब में वो उस रोशनी की तरफ तैरती है और यहाँ असल लाइफ में वो सच में जिंदा हो जाती है। पर जिंदा होने पर क्या देखती है कि अब एली ही फर्श पर पड़ी थी। उसकी मौत उसे मार रही थी और उसका खून यही जमीन पर गिर रहा था। इससे पहले कि वो भी पूरी तरह मर जाती, यहाँ पर नोवा आ जाता है और गलती से एली के खून को टच कर देता है, जिसकी वजह से अब एली का डेथ कर्स यानी मौत का श्राप उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और अब एली के बजाय नोवा को सामने से अपनी मौत नजर आने लगती है, जो कि एक बूढ़े आदमी के रूप में थी। इसे देखकर वो डर जाता है और अपने हाथ में पकड़ी हुई गन से उसे ही शूट करता है, पर ये गोलियां उसकी मौत से टकराकर वापस उसे ही लग जाती हैं और वो यहाँ तड़प तड़प कर मारा जाता है। जबकि इस सब के बाद नोवा और एली दोनों ही बच गए थे। खैर, अब सीन कट होता है और मूवी में काफी महीनों का वक्त गुजर जाता है। क्रिस और एली आज तक साथ हैं और अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। क्रिस को कई मर्तबा अपनी मौत नजर आती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि वो अपनी मौत को हरा सकती है तब तक जब तक उसकी मौत का असल वक्त ना आ जाए, और अपना ये डर वो कभी किसी पर जाहिर भी नहीं करती। अब हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर इन्हीं के स्कूल में एक नई लड़की आती दिखाई देती है। उसे भी अब वही कैबिन दिया जाता है जो पहले क्रिस को दिया था, और कैबिन खोलने पर उसे वही विसल मिलती है जो क्रिस को मिली थी, और वो इस विसल को लेकर अगली ही सुबह असेंबली के अंदर चली जाती है। जैसे ही क्रिस और एली उसके हाथ में ये विसल देखते हैं तो उसे वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत दूर थे तो लड़की उनकी आवाज सुन नहीं पाई थी और उसने माइक में ये विसल बजा दी थी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग उसी कर्ज का शिकार हो गए थे, जिस कर्ज से एली और क्रिस बहुत मुश्किल से बच कर आए थे। अब इन सब के साथ क्या होने वाला था? क्या क्रिस और एली इन सब को बचाने वाले थे? इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।